नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था, उसके अंदर 14 नंबर का लेक्चर हो गया था। आज अपन 15 नंबर लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग सर्विसिबिलिटी का पार्ट। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जो लिमिट स्टेट मेथड है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लिमिट स्टेट कोलैप्स, एक लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी। अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरू से वीडियो देखो और फिर यहां पर आओ। आप डायरेक्टली यहां पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो क्लियर करो, उसके बाद में ये समझ में आएगा। तो लिमिट स्टेट जो मेथड होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिमिट स्टेट कोलैप्स और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं? शियर आता है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। बेंडिंग मोमेंट आता है, यानी बेंडिंग आती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। टॉर्जन आता है, टॉर्जन के बारे में भी अपने सिलेबस में नहीं है, वरना मैं पढ़ा दूंगा और आगे पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन के बारे में अपन ने कॉलम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी की बात करें तो लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी के अंदर फायर रेजिस्टेंस, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, ये पॉइंट किस में आते हैं? लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी के अंदर आते हैं। अब लिमिट स्टेट कोलैप्स और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में क्या है? अपन लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इनको समझो। ये क्या है? लिमिट स्टेट जो कोलैप्स होता है इसका डिजाइन अल्टीमेट लोड के बेसिस पे किया जाता है। अल्टीमेट लोड के बेसिस पे, मेन यही अंतर है। अल्टीमेट लोड के बेसिस पे किया जाता है। लिमिट स्टेट जो सर्विसिबिलिटी है इसका डिजाइन सर्विस लोड या वर्किंग लोड के बेसिस पे किया जाता है। अल्टीमेट लोड के बेसिस पे किया जाता है, इसका डिजाइन सर्विस लोड या वर्किंग लोड के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जितना एक्चुअल में जो लोड वर्क कर रहा है उसी के बेसिस पे काम करते हैं, इसमें अल्टीमेट लोड के बेसिस पे काम करते हैं। तो ये लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में ये जो पार्ट होते हैं, ये फायर रेजिस्टेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया, और कोलैप्स में ये हो गया। अब देखो, लिमिट स्टेट और सर्विसिबिलिटी को समझो। अगर लिमिट स्टेट कोलैप्स और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी को समझो। कोलैप्स में क्या होगा? अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप इसमें सेफ नहीं कर रहे हो, उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है या उसमें शियर आ रहा है, उसके अंदर आप उसको सिक्योर नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो तुरंत फेल हो जाएगी और तुरंत स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तुरंत उसमें स्ट्रक्चर लोड नहीं ले सकती या फेल हो जाएगी। जैसे कोई बीम है, उस पर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड लगाओगे तो वो तुरंत फेल हो जाएगी। तो वो एक तरह से लिमिट स्टेट कोलैप्स के अंदर आता है। लिमिट स्टेट जो सर्विसिबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेसिस पे काम करती है। हो सकता है कि लोड लगाने के तुरंत बाद ये अपना इफेक्ट दिखा दे, या हो सकता है कि कुछ समय बाद में दिखाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर का जो लाइफ टाइम रहता है, जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो स्ट्रक्चर का कम हो जाता है। सर्विसिबिलिटी मेन किसको इफेक्ट करती है? सर्विसिबिलिटी मेन इफेक्ट करती है ड्यूरेबिलिटी को। किसको? ड्यूरेबिलिटी को। ये तुरंत रिजल्ट दे सकती है या कुछ समय बाद में लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट दे सकती है या शॉर्ट टर्म इफेक्ट दे सकती है। तो यह है, अगर सपोज करो कोई स्ट्रक्चर है उसको लिमिट स्टेट कोलैप्स के अंदर वो सेफ है और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में वो सेफ नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर फंक्शनलेस है या यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। स्ट्रक्चर तभी सेफ मानी जाती है जब वो लिमिट स्टेट कोलैप्स में भी सेफ हो और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में भी सेफ हो। लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में सेफ नहीं है तो वो स्ट्रक्चर का मतलब नहीं है, वो यूज लेने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट होता है? इससे स्ट्रक्चर तुरंत फेल हो सकती है या स्ट्रक्चर कुछ समय बाद में, स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम इससे इफेक्ट होता है। यानी जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसका लाइफ टाइम 100 ईयर है, तो वो 100 ईयर की जगह मान लो 14 ईयर या 30 ईयर्स
उसकी अगर जीवन काल या उसकी ड्यूरेबिलिटी रह गई तो उसका मतलब नहीं है, ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी वाला जो पार्ट है ये एक तरह से इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये किसके आधार पे? सर्विस लोड का होता है। तो मैंने आपको जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड बताया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने क्या बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड होता है ये इलास्टिक थ्योरी पर आधारित होता है, और इसमें अपन यानी ये इलास्टिक थ्योरी पर आधारित होता है और इसमें अपन क्या यूज में लेते हैं? वर्किंग लोड यूज में लेते हैं। वर्किंग लोड को सर्विस लोड भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी है ये इलास्टिक थ्योरी पर आधारित है, यानी ये इलास्टिक थ्योरी पर आधारित है। इसमें वर्किंग लोड यूज में लिया जाता है, ठीक है, यानी वर्किंग लोड यूज में लिया जाता है, यानी इसका डिजाइन जो होगा वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तरह होगा। किसकी तरह? वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तरह होगा, ठीक है। इसमें लिमिट स्टेट कोलैप्स में अल्टीमेट लोड लिया जाता है, वर्किंग लोड नहीं लिया जाता है, यानी इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या लोड फैक्टर ज्यादा रहता है, इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या लोड फैक्टर एक ही रहता है। इसके लिए जैसे 1.5 हो सकता है या 1.2 हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अल्टीमेट लोड लेते हैं, यानी ये वर्किंग लोड को ज्यादा बढ़ाकर अपन लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिजाइन है वो अल्टीमेट लोड थ्योरी के बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। तो ये लिमिट स्टेट कोलैप्स है। तो कोलैप्स में स्ट्रक्चर को ज्यादा सेव करने की जरूरत होती है, सर्विसिबिलिटी में ज्यादा सेव करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें वर्किंग लोड के बेसिस पे या सर्विस लोड के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में जैसे सपोज करो वाइब्रेशन या डिफ्लेक्शन या क्रैकिंग ज्यादा आने से स्ट्रक्चर का या तो जीवन काल कम हो जाएगा या वो तुरंत इफेक्ट दिखा देगी, तो उससे उस स्ट्रक्चर को अपन यूज में नहीं ले सकते हैं या वो यूज में लेने योग्य नहीं रहेगी। तो अगर स्ट्रक्चर को यूज में लेना है तो वो लिमिट स्टेट कोलैप्स में भी सेफ रहनी चाहिए और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में भी सेफ रहना चाहिए। लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में मुख्य रूप से किसको प्रभावित करेगी? स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है। और ये जो अल्टीमेट लोड है ये किसको प्रभावित करेंगे? स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में मैंने क्या बताया था? फायर रेजिस्टेंस, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस की। फायर रेजिस्टेंस तो आरसीसी स्ट्रक्चर कैसी होती है? आरसीसी फायर रेजिस्टेंस ही माना जाता है। जैसे स्टील होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई बीम में प्योर रूप से स्टील की है तो वो जब उसमें अगर फायर वगैरह आती है तो वो स्टील मेल्ट होने लग जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जो उस पर लोड आ रहा है वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाती है। तो आरसीसी जो स्ट्रक्चर होती है वो फायर रेजिस्टेंस मानी जाती है, ठीक है। लेकिन फायर रेजिस्टेंस मानते हैं लेकिन स्ट्रक्चर की जो कवर वगैरह है प्रॉपर वो देना चाहिए। ऐसा नहीं है स्टील रेनफोर्समेंट बाहर दिखाई दे रहे हैं, कवर प्रॉपर नहीं है तो वो मेल्ट हो जाएगा अगर फायर की कंडीशन में। तो फायर रेजिस्टेंस के लिए एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि फायर रेजिस्टेंस बीम की मिनिमम विड्थ कितनी होती है, यानी मिनिमम विड्थ ऑफ बीम इन केस ऑफ फायर रेजिस्टेंस, यानी फायर रेजिस्टेंस के केस में बीम की मिनिमम विड्थ कितनी होती है? वो होती है 200 mm। बीम की मिनिमम विड्थ रखी जाती है 200 mm फायर रेजिस्टेंस के केस में। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। देखो डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन और क्रैकिंग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। उसमें से डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। अपन वैसे नॉर्मली डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ नॉर्मल बेसिक इनका बता देता हूँ। लेकिन अपन डिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि अगर डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा आ रहा है या क्रैकिंग या वाइब्रेशन ज्यादा आ रहा है तो बीम के अंदर
जो बीम की स्ट्रक्चर रहेगी वो सर्विसिबिलिटी कंडीशन में नहीं रहेगी या सर्विसिबल कंडीशन में नहीं रहेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि स्ट्रक्चर यूज लेने योग्य नहीं रहेगी। तो अपने को डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। अपने सेकंड नंबर बात करते हैं किसकी, डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, एक तरह से इसको डिफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है, या चेंज इन डायमेंशन भी कहा जा सकता है। चेंज इन डायमेंशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर कोई बीम है, जैसे ये ऐसा है, अपन सोम के अंदर पढ़ते हैं, ये इस तरह इस पे लोड लग रहा है तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये यहां से इतना पोर्शन इसका डिफ्लेक्शन, ये क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। डिफ्लेक्शन को mm या सेंटीमीटर में अपन नॉर्मली मेजर करते हैं। सोम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो ऊपर से कोई बीम है, उस पर लोड आ रहा है तो वो ऐसे डाउन साइड में या जो भी कंडीशन रहेगी लोड के अकॉर्डिंग या बीम के अकॉर्डिंग, उसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन क्या करता है, डिफ्लेक्शन बीम के अपीयरेंस को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा उसकी फिनिशिंग और पार्टीशन को भी इफेक्ट करता है, उसके अलावा उसके शेप को भी इफेक्ट कर देता है। तो डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी को मेन रूप से इफेक्ट करता है, जिसमें क्या आ जाएगा, उसका अपीयरेंस आ जाएगा, उसका शेप आ जाएगा, उसका फिनिशिंग और पार्टीशन आ जाएगा, तो उसको इफेक्ट करता है। डिफ्लेक्शन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। एक शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है, एक लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है। जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन होता है स्ट्रक्चर पर लोड लगाने के तुरंत बाद आ जाता है। यानी अगर कोई बीम रहेगी तो उस पर तुरंत लोड लगाएंगे तो उसके बाद में ये लोड आने लग जाता है। ये आता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये लोड लगाने के तुरंत बाद आ जाता है। और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है, ये अधिक समय के बाद में आएगा, लोड लगाने के कुछ समय बाद में धीरे धीरे आएगा। इसका मेन कारण होता है ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न। तो ये क्रीप और श्रिंकेज की वजह से आता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कहलाता है, आता है। और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। ये तुरंत लोड लगाने के बाद आएगा और ये लोड लगाने के काफी समय बाद में धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो दो तरह से अपन डिफ्लेक्शन को डिवाइड करते हैं। जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है बीम के अंदर या किसी भी मेंबर के अंदर, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का 2 से 3 गुना होता है। यानी 2 से 3 टाइम ऑफ शॉर्ट डिफ्लेक्शन होता है। क्या, लॉन्ग डिफ्लेक्शन, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग, कोड के लिए या आईएस कोड के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन के लिए कुछ रिकमेंडेशन होती है। वो क्या है, देखो, द टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड, सभी लोड के कारण जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी इंक्लूड है, श्रिंकेज का, क्रीप का। लोड के अलावा टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्रीप के कारण व्हेन द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल, ध्यान रखना, कास्ट लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ्स एंड अदर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन आएगा, टोटल डिफ्लेक्शन, इस टोटल डिफ्लेक्शन का मान कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पान अपॉन 250। देखो, इसको परसेंटेज में भी पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए,
है ना। बात ये कि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये इसका मतलब ये है ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे। इसको परसेंटेज में पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा, स्पान अपॉन 250 इंटू 100, तो इसको क्या निकाल दो, परसेंटेज में निकाल दो, तो कितना आ जाएगा 0.4%, 0.4%। तो परसेंटेज में पूछे तो अपने को कितना बताना है, 0.4% बताना है, ठीक है। एक दूसरा डिफ्लेक्शन पूछा जाता है, द टोटल डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, श्रिंकेज एंड क्रीप अकरिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीशन फिनिशिंग, यानी कब आता है ये, पार्टीशन के बाद में, पार्टीशन और फिनिशिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद में आता है। तो इस लोड का मान कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही स्पान अपॉन 350। अगर परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करके जैसे उसमें परसेंटेज निकाला इसका परसेंटेज आ जाएगा, या 20 mm, है ना। अब इन एक वैल्यू यहां से आएगी, एक वैल्यू यहां से आएगी, कौन सी वैल्यू लेनी है, विच एवर इज लेस, यानी इनमें से जो कम वैल्यू रहेगी वही किसका मान, उसका मान है, उसके मान से टोटल डिफ्लेक्शन का मान ज्यादा नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है टोटल डिफ्लेक्शन का मान इन दोनों मान में से जो कम मान रहेगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ये ऐसा कैसा बिल्कुल एक क्वेश्चन में उठ के आएगा और ऑप्शन के अंदर पूछा जाएगा, ऑप्शन के अंदर आपको ये वैल्यू दे देगा, ये पूछेगा तो ये अलग अलग दे देगा, ये पूछेगा तो अलग अलग दे देगा। ध्यान रखना कि अपन कौन सी ले रहे हैं, कम वाली लेते हैं। कई बार ऐसा दे देते हैं स्पान अपॉन 350 या 20 mm, विच एवर इज मोर विच एवर इज लेस, तो ध्यान रखना विच एवर इज लेस वाली वैल्यू आएगी। देखो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए मेथड यूज में ले जाते हैं, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए दो मेथड यूज में लेते हैं। इसके लिए कितने मेथड यूज में लेते हैं, दो मेथड यूज में लेते हैं। पहला, बाय लिमिटिंग द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। किससे, यानी स्पान और इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो से अपन एक लिमिटिंग वैल्यू डिसाइड करके उससे अपन चेक करते हैं। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, स्पान यानी स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इससे चेक करते हैं। इसकी एक लिमिट दी जाती है कि इस रेशियो का मान उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे अपन डिजाइन करते हैं। आरसीसी के अंदर ये ज्यादा मेथड यूज में लिया जाता है आरसीसी बीम के लिए, ठीक है। दूसरा मेथड होता है बाय कैलकुलेटिंग एक्चुअल डिफ्लेक्शन, यानी एक्चुअल डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात करके अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है जो आरसीसी में, बीम में या डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो आपको इसमें से आता है, कई बार आता है कि बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो किससे कंट्रोल किया जा सकता है, स्पान और इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, स्पान और इफेक्टिव के डेप्थ के रेशियो से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, तो अपना टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था डिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन प्लस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक टोटल डिफ्लेक्शन होता है, जो जैसे मैंने जस्ट इससे पहले बात किया था टोटल डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण होता है, ये क्रीप और
श्रिंकेज के कारण आता है। देखो क्रीप के कारण क्या होता है, कंक्रीट का जो वॉल्यूम रहता है ना वो श्रिंक होता है, श्रिंक होने के कारण उसमें क्रैकिंग आती है, यानी कंक्रीट रहता है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है श्रिंकेज के कारण। जब कंक्रीट सिकुड़ती है तो उस कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है तो श्रिंकेज आता है, उसे क्रैकिंग आती है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण क्रैकिंग आ जाती है। क्रीप एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जिससे एक कांस्टेंट लोड पर टाइम के अकॉर्डिंग क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि कंक्रीट पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कंक्रीट के अगर लार्ज एरिया रहता है उस पर टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो कंक्रीट अपने वॉल्यूम को क्या करती है, बढ़ाने की कोशिश करती है, या वॉल्यूम उसका एक्सपेंड होता है जिससे उसमें क्रैकिंग आती है। अगर आरसीसी के अंदर अपन रेनफोर्समेंट लगा दे हैं, मतलब कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट लगा दे हैं या कम स्पेसिंग पर रखेंगे तो उससे ये जो टेम्परेचर और श्रिंकेज के जो कारण जो क्रैकिंग आ रही है उसको वो रेनफोर्समेंट रोक सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा कि इनका श्रिंकेज और टेम्परेचर पर रेनफोर्समेंट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो अपन फर्स्ट दो मेथड बताए डिफ्लेक्शन के। पहला इफेक्टिव स्पान, मतलब स्पान अपॉन डेप्थ के रेशियो के बेसिस पे कंट्रोल करते हैं। स्पान कौन सा आएगा, इफेक्टिव स्पान। दूसरा जो आएगा वो कौन सा है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन का जो मेथड है जो कैलकुलेटिंग करेंगे वो। अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, यही अपने आरसीसी में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है और ये मोस्ट है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग का मतलब है, इससे ये लिमिटिंग का मतलब हो जाता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाना। यानी स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो रहता है ये मैक्सिमम रेशियो रहता है, इसको मैं मैक्सिमम कह सकता हूं। लिमिटिंग का मतलब ये मैक्सिमम, यानी इसका जो मान रहेगा, एक आता है बीम के अंदर एल अपॉन डी प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब जितना अपन लगा रहे हैं, ये क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम या इसको बोला जा सकता है परमिसिबल, मैक्सिमम या परमिसिबल, और ये है प्रोवाइड वाला। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि मैक्सिमम ज्यादा होता है या प्रोवाइड वाला ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो प्रोवाइड जो अपन कर रहे हैं, प्रोवाइड मतलब अपन जितना लगा रहे हैं, अपन तो कितना ही लगा सकते हैं, तो इसका स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है ना वो मैक्सिमम वाले से या परमिसिबल वाले वैल्यू से या लिमिटिंग वाली वैल्यू से, इसको लिमिटिंग भी बोला जा सकता है। तो लिमिटिंग रेशियो से क्या रहना चाहिए, कम या बराबर रहना चाहिए, तब तो आपकी बीम है वो क्या है, सेफ है, सेफ इन डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर उल्टा हो जाए, एल अपॉन डी ये जो लिमिटिंग वाला है या परमिसिबल है, इसका मान कम हो जाए एल अपॉन डी प्रोवाइड से, तब क्या हो, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। किसमें, डिफ्लेक्शन में, स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो बननी ही नहीं चाहिए। कंडीशन कौन सी बननी चाहिए, ऊपर वाली कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, तो अब ऊपर वाली में दो मान आ रहा है, एक लिमिटिंग आ रहा है, एक प्रोवाइड आ रहा है। तो प्रोवाइड तो जितना अपन स्पान प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और यानी जितना स्पान और इफेक्टिव डेप्थ अपन जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और ये जो इधर वाला मान है इसका मान अपने को दिया हुआ होता है कि जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होगा, यानी एक तो टाइप्स ऑफ बीम पे डिपेंड करता है कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, कंटिन्यूस बीम है या कैंटिलीवर बीम है, इसका मान। ठीक है, दूसरा इसका मान करता है कि बीम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है या डबली रेनफोर्स्ड बीम है। सिंगली है तो उसमें कितना परसेंटेज स्टील का है, डबली है तो उसमें कितना परसेंटेज स्टील कंप्रेशन में लग रहा है, कितना परसेंटेज स्टील टेंशन में लग रहा है, उन सभी पर इसका मान डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे बात आती है कि अगर मान लो ये प्रोवाइड वाला मान है, ये इस लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए तो डिफ्लेक्शन में बीम फेल होने लग जाएगी। भाई प्रोवाइड वाला मान अगर डिफ्लेक्स लिमिटिंग वैल्यू से, मान लो इस लिमिटिंग का मान सपोज करो 20 है और इसका मान 21 आ रहा है ना, तो इस 21 को 20, ये जो 21 वैल्यू है इधर वाली आ रही है प्रोवाइड वाली, ये 21 का ये जो मान आ रहा है ये 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 हो सकता है, 20 है तब तक स्ट्रक्चर सेफ है, 20 से ज्यादा होते ही स्ट्रक्चर क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो अगर ये 21 मान आ रहा है तो मेरे को इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कम करूंगा स्पान और डेप्थ के रेशियो के बेसिस पे कम कर सकता हूं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन को किससे कंट्रोल किया जाता है,
स्पान और इफेक्टिव डेप्थ के रेशो से कंट्रोल किया जाता है, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं बीम का स्पान कम करके या बीम की इफेक्टिव डेप्थ को बढ़ाकर मैं डिफ्लेक्शन को क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। तो बीम की जो डेप्थ होती है वो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने में बहुत जरूरी होती है। ठीक है, स्पान जैसे कोई दो सपोर्ट है उनके बीच में, या तो स्पान को कम करो या इफेक्टिव डेप्थ को कम करो, मतलब इफेक्टिव डेप्थ को बढ़ाओ। स्पान को आप कम नहीं कर सकते हो तो आपको डेप्थ ज्यादा रखनी पड़ेगी डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए। और अगर इसका मान मान लो मुझे 20 मान है, इसका मान मुझे 16 मिला है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को मैं अभी 20 तक बढ़ा सकता हूं, 20 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं। तो 20 तक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं इसकी डेप्थ और भी कम करूंगा, तब ये जैसे कम किया तो इसका मान 17 हुआ, और कम किया तो 19 हुआ, और मान कम किया तो 20 हो गया। तो मैं डेप्थ को डिक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, तो 20 तक ये वैल्यू क्या है, सेफ है। तो अब इसका मान कितना होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ बीम पे, अपन बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किससे किया जा सकता है, इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो के बेसिस पे, या स्पान अपॉन डेप्थ के रेशियो के बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसमें अब इस लिमिटिंग का मान देखते हैं कितना होता है। इसके दो केस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, स्पान अप टू 10 मीटर, यानी स्पान कितना हो, 10 मीटर तक हो। अगर स्पान 10 मीटर तक हो तो इसका मान कितना रहेगा, और दूसरा रहेगा स्पान अबाउ 10 मीटर। अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो तो क्या करना है। अगर स्पान 10 मीटर तक है तो इस L अपॉन डी का रेशियो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना रहेगा, 20। सिंपली सपोर्टेड बीम, देखो वन वे स्लैब में भी वैसा ही रहेगा जैसा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में या बीम के अंदर जो रहता है। L अपॉन डी का मान, यानी ये जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है या परमिसिबल आ रही है, इसका मान 7 रहता है किसके लिए, फॉर कैंटिलेवर बीम। और L अपॉन डी का जो मान है लिमिटिंग वाला या मैक्सिमम वाला, ये मान 26 रहता है किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, तो ये तब होता है जब स्पान रेशियो कितना रहता है, 10 मीटर तक। तो एक तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली रेशियो पूछ लिया जाता है, या जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम देख के आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 वैल्यू है, तो इन दोनों में से कोई मान पूछेगा। ठीक है, स्पान कितना हो सकता है या डेप्थ कितनी हो सकती है, तो इनसे पूछ सकता है, इनसे पूछ सकता है, इनसे पूछ सकता है, ऐसा है। दूसरी बात आ रही है कि अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा है, स्पान 10 मीटर से ज्यादा है, तो क्या करना है कि ये सेम ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, केवल इन वैल्यू को क्या करना है, 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे मैं इधर लिखता हूं L अपॉन डी लिमिटिंग या मैक्सिमम का मान सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, 20, तो इसको 10 अपॉन स्पान से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसके लिए हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और L अपॉन डी का जो मान है लिमिटिंग वाला, ये कैंटिलेवर के लिए कितना होता है, वैसे कैंटिलेवर 10 मीटर से ज्यादा होगी नहीं किसी केस में, तो अगर जैसे 26 है किसके लिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए, तो 10 अपॉन स्पान से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कैंटिलेवर है अगर लिमिटिंग में, तो क्या करना है, जो ऊपर 7 वैल्यू है इसको क्या करना है, 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात है होगी नहीं, अगर है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 मीटर तक है, ये 10 मीटर से ज्यादा है। 10 मीटर से ज्यादा आपको तभी कंसीडर करना है जब बीम का स्पान आपको बोला जाए कि 10 मीटर से ज्यादा है, वरना आपको 10 मीटर तक ही इसको क्या करना है, मानना है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, जो इसमें दो बताए मैंने, 10 मीटर और 10 मीटर से ज्यादा वाला, तो अपन बात करते हैं पहले 10 मीटर वाले की, है ना। तो मैं बोलता हूं कि अगर कोई बीम है, जैसे क्वेश्चन है,
अगर बीम है उसका स्पान कितना है 8 मीटर है, ठीक है, तो उसकी मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी? मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी? कब? जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान कितना है 10 मीटर है, सॉरी 8 मीटर है, तो उसकी मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी? तो इफेक्टिव डेप्थ देखो L अपॉन डी का जो मान है सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है 20 होता है, तो ये डेप्थ के लिए मिनिमम आएगा, स्पान के लिए मैक्सिमम आएगा। तो मुझे डेप्थ निकालनी है तो क्या करना है L अपॉन 20, तो ये कितना है ये 8 मीटर, 8 मीटर को mm में चेंज कर देंगे तो 8000 अपॉन 20 तो कितना आया 400 mm। अगर मैं बीम की डेप्थ 400 mm लेता हूं और स्पान कितना 8 मीटर है तो L अपॉन डी का रेशियो 20 आता है। अगर 400 mm से कम कर देता हूं, मान लो मैं 395 कर दिया या 398 कर दिया, तो ये जो रेशियो रहेगा यानी 8 मीटर में 395 या 398 का अगर भाग दूंगा तो ये रेशियो 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 20 के बाहर चला जाएगा। 20 के बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है ना, 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मिनिमम है कि अगर आप स्पान मिनिमम डेप्थ कितनी रखोगे 400 रखोगे, 400 की बजाय अगर 500 रखोगे तो आपका रेशियो 20 से कम हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, बीम डिफ्लेक्शन में सेफ ही है। अगर 400 mm से कम रखते हो तो बीम सेफ नहीं है डिफ्लेक्शन में, 400 से ज्यादा रखते हो तो बीम सेफ है। तो कम से कम डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए मिनिमम डेप्थ कितनी चाहिए 400 mm चाहिए। इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से वापस पूछा जा सकता है कि अगर बीम की डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ 400 mm है और बीम सिंपली सपोर्टेड है तो उसका मैक्सिमम स्पान कितना होगा या मैक्सिमम इफेक्टिव स्पान कितना होगा बीम का? तो सेम वही L अपॉन डी बराबर 20, तो L बराबर कितना हुआ 20 इंटू डी, यानी 20 इंटू 400 mm, तो कितना गया 8000 mm। 8000 mm का मतलब कितना हुआ 8 मीटर, ठीक है। तो अब आपका बीम का जो स्पान है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 मीटर से ज्यादा होते आपका रेशियो कितना हो जाएगा 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए स्पान के लिए क्या है मैक्सिमम स्पान कितना होना चाहिए, यानी कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डेप्थ के लिए क्या है मिनिमम डेप्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी वैल्यू से डेप्थ का मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए, जैसा ये सिंपली सपोर्टेड है वैसा ही कंटिन्यूस बीम के लिए होगा और वैसा ही कैंटिलीवर बीम के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन जो 10 मीटर से ज्यादा वाले के लिए आता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बीम है जिसका स्पान कितना है 16 मीटर है, कितना है 16 मीटर है, तो उसका इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो ज्ञात करो, लिमिटिंग रेशियो ज्ञात करो। और बीम कैसी है सिंपली सपोर्टेड है, तो L अपॉन डी का मान कितना होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, ठीक है। लेकिन अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो तो कितना होता है, ये 20 रहेगा, इसको 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 अपॉन 10 अपॉन इसका रेशियो कितना हो जाएगा 16 का, कितना माना जाएगा, तो कितना आ गया 12.5 अप्रोक्स, ये आएगा, चेक कर लेना एक बार। तो स्पान अपॉन डेप्थ का रेशियो कितना हो गया 12.5 मीटर, ये मान 12.5 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि आपका जो बीम का जो प्रोवाइड करोगे रेशियो उसका मान 12.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 12.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला लिमिट कितनी थी सिंपली सपोर्टेड में, जब 10 मीटर तक स्पान होता है तो कितनी होती है 20, अब आपने स्पान 16 मीटर प्रोवाइड कर दिया, उस कारण जो रेशियो रहता है रेशियो का मान आपका घटकर कितना हो गया 12.5 हो गया। तो आपको डेप्थ क्या करनी पड़ेगी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इसी की जगह अगर बीम का स्पान मान लो ये 8 मीटर रहता या जो भी रहता या 10 मीटर से कम रहता तो आप डेप्थ कम प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन आपका स्पान बढ़ने की वजह से डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बीम की इफेक्टिव डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। और इफेक्टिव डेप्थ कैसे बढ़ेगी इस रेशियो से अपन उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेसिक, इनका ध्यान रखा करो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा,
ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसको कितना अच्छे से पढ़ते हो वो डिपेंड करता है। ऐसे पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब कितनी बार पढ़ो उससे कोई है ही नहीं। जो पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन निकालना सीखो, तो जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, देखो एक चीज, L अपॉन डी कौन सा, लिमिटिंग वाला या परमिसिबल वाला। ठीक है, इस रेशियो का मान किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो करता है टाइप्स ऑफ बीम पे। टाइप्स ऑफ बीम का मतलब सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है या कंटिन्यूअस बीम है। अभी उसी के अकॉर्डिंग इसका रेशियो आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। इसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 आ रहा था, कैंटिलीवर के लिए कितना आ रहा था 7 आ रहा था, कंटिन्यूअस के लिए कितना आ रहा था 26 आ रहा था। और किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड बीम, यानी रेनफोर्स्ड बीम कैसी है, जैसे सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है, तो बीम के इस पे भी डिपेंड करता है। अभी अपन ने इसके बारे में बात नहीं की है, सिर्फ अभी अपन ने किसके बारे में बात की है, ऊपर वाली कंडीशन बात करी है। सेकंड, स्पान ऑफ बीम। स्पान ऑफ बीम में क्या है, अप टू 10 मीटर या अबव 10 मीटर, यानी बीम का स्पान 10 मीटर तक है या 10 मीटर से ज्यादा है। तो अभी इसके बारे में पढ़ा अपन ने, 10 मीटर के लिए अलग कंडीशन आ गई थी और 10 मीटर से ज्यादा के लिए अलग कंडीशन आ गई थी। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पर भी तो जो केटी का मान है वो और किस पे डिपेंड करता है, सर्विस स्ट्रेस पे, सर्विस स्ट्रेस ऑफ स्टील पे, इसको एफएस बोलते हैं पहले। ठीक है, सर्विस स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वही डिपेंड करते हैं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट सर्विस स्ट्रेस पे डिजाइन डिपेंड नहीं करते। तो देखो इस जो अपन ने पढ़ा है इसके बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अभी जो रेशियो लिखा है इसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है 20, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है 7 और कंटिन्यूअस बीम के लिए कितना होता है 26 या जो 26। और एक अपन स्पान के अकॉर्डिंग, यानी स्पान 10 मीटर है या 10 मीटर से ज्यादा है, इनकी बात करिए। अब अपन बात करेंगे परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, है ना, और सर्विस स्ट्रेस ऑफ। तो ये टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट बीम के अंदर ही आ जाएगा, ये तीनों, ये 1, 2 और ये तीसरा टॉपिक है, ये एक ही है। ये आ जाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड या डबली रेनफोर्स्ड बीम को जब अपन पढ़ेंगे तो उन्हीं के अंदर ये तीनों टॉपिक जो है, यानी इस लिमिटिंग रेशियो का मान किस पे डिपेंड करता है, तो ये टाइप्स ऑफ बीम यानी सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है उसी के अंदर ये कंसीडर हो जाएगा, या उसी के अंदर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अपने को मान, और बाकी का जो मान है वो उतना ही रहेगा। जैसे सिंपली सपोर्टेड है उसके लिए 20 है तो 20 ही रहेगा, कैंटिलीवर के लिए 7 है तो वो 7 ही रहेगा। अब उस रेशियो का मान जैसे सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 है या 20 जो रेशियो है, तो इनकी वजह से उस रेशियो का मान घटता है कि बढ़ता है वो अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन ने बढ़ा भाई 10 मीटर स्पान के लिए कितना होता है 20 होता है, 10 से ज्यादा जाते ही जो रेशियो रहता है वो 20 से कम होने लग जाता है। कम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बीम का स्पान कम रखो या डेप्थ ज्यादा रखो, तब आप उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो अपन बात करेंगे कि भाई अगर मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूज में ले रहा हूं तो उस रेशियो का मान कब घटेगा या कब बढ़ेगा, या डबली रेनफोर्स्ड बीम यूज में ले रहा हूं तो तब उस रेशियो का मान क्या रहेगा, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन बात कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की, तो L अपॉन डी का जो रेशियो रहता है मैक्सिमम या लिमिटिंग, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना रहता है 20, और L अपॉन डी का मान
कैंटिलीवर के लिए 7, L अपॉन डी मैक्सिमम का मान या परमिसिबल या लिमिटिंग का मान कितना है 26। ये किसके लिए है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ये किसके लिए है? कैंटिलीवर के लिए। और ये कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हुई। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है मैं आगे बात करता हूं, पहले इधर बताता हूं। दूसरा, फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम तो L अपॉन डी मैक्सिमम का मान 26 सिंपली सपोर्टेड के लिए, 7 कैंटिलीवर के लिए, 26 किसके लिए? कंटिन्यूस के लिए। इसके लिए 27 और 26। ये किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ये कैंटिलीवर के लिए, ये कंटिन्यूस बीम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो अभी सेम है वैल्यू। अपन बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का क्या प्रभाव पड़ेगा, डबली का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है वो कैसी होती है कि जैसे कोई ये सपोज कर लो कोई भी बीम है सिंपली सपोर्टेड है जो, तो इसके टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट लगता है केवल, कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट नहीं लगते। तो इस टेंशन जोन में जो रेनफोर्समेंट लगे हैं उसके लिए एक मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा। वो मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या करता है? इस रेशियो को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो इस मॉडिफिकेशन फैक्टर से अपन इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। केटी, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट, ये सब में केटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो टेंशन में रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उसकी वजह से। अब ये जो टेंशन में रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उसकी वजह से जो मॉडिफिकेशन फैक्टर केटी आया, इसका मान कितना रहता है या किस पे डिपेंड करता है वो आगे की बात है। आप सिर्फ अब ये रखो कि ये मॉडिफिकेशन फैक्टर किसकी वजह से आया? टेंशन रेनफोर्समेंट की वजह से आया। अपन बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम की। डबली रेनफोर्स्ड बीम जैसे कोई भी ले लो सिंगली, तो यहाँ एएसटी लग गया टेंशन में, कंप्रेशन में क्या लग गया? एएससी लग गया। दोनों जगह रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो जो टेंशन में रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उनके लिए क्या आया? केटी। और जो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट लग रहा है उसके लिए क्या आया? केसी। तो अब सभी में ये केटी और केसी आ जाएगा। केटी केसी, केटी और केसी। ठीक है, अब ये केटी क्या है मैं यहां लिख देता हूं, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट, यानी टेंशन में जो सरिये लग रहे हैं उनके लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर। और केसी क्या है? वही मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ये इनका मान रहेगा। देखो जैसे ये जो केटी का मान है, ये केटी का मान 1 रहेगा, सपोज करो 1 रहेगा, तो 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और केटी का मान अगर 1 से ज्यादा है तो ये रेशियो जो आपको रहेगा ये 20 से ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे केटी का मान सपोज कर लो कि 1.5 हो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1.5 यानी 20 इंटू 1.5 30 आ जाएगा। तो आपका रेशियो की लिमिट कितनी होगी? 30, यानी आप 30 तक प्रोवाइड कर सकते हो। अभी आप कितने तक प्रोवाइड कर रहे हो? 20। रेशियो का मान 1.5 आने पर आपका क्या हो गया? आप कितने तक प्रोवाइड कर सकते हो? 30 तक। तब तक डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो 30 तक प्रोवाइड करने का मतलब है 20 की लिमिट 30 तक प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप डेप्थ जितनी 20 पे रख पा रहे हो उससे कम डेप्थ रखोगे तब भी चल जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यानी आप डेप्थ को कम कर सकते हो। ठीक है, और केटी का मान वही अगर सपोज करो 1.5 रहे, यानी 0.5 रहे, तो इसका रेशियो घटकर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो अब आप 20 तक नहीं जा सकते। आप कहां तक प्रोवाइड कर सकते हो? 10 तक, है ना? 10 तक प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपका अगर आप 20 प्रोवाइड किया हुआ है उसमें जितनी डेप्थ है, तो 10 करने के लिए आपको डेप्थ क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, यानी डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार उसमें भी है कि ये जो केसी है ये क्या इफेक्ट कर रहा है? ये घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? तो अब अपन बात करेंगे किसकी, कि केटी जो है ये क्या करता है? बढ़ाता है कि घटाता है? और केसी क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है? किसको?
इस रेशियो को, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट यानी केटी की। तो देखो केटी का मान इस वाई वाई एक्सिस पे चल रहा है, इधर पीटी का मान चल रहा है एक्स एक्स एक्सिस पे। पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए है ना, तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। और ये जो इधर वैल्यू चल रही है, ये थर्ड नंबर की जो वैल्यू है, ये है एफएस। एफएस का मतलब है स्टील स्ट्रेस फॉर सर्विस लोड, यानी मैंने बताया था डिफ्लेक्शन किसमें आता है, सर्विसबिलिटी में। सर्विसबिलिटी किस लोड के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है, सर्विस लोड के बेसिस पे। तो स्टील का जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है किसके बेसिस पे, सर्विस लोड के बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मान किया जाता है 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइड। रिक्वायर्ड का मतलब है जितना अपने को आवश्यकता है या जितना अपन लगा रहे हैं। प्रोवाइड का मतलब अपन जितना प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि 1200 mm स्क्वायर एरिया है, वो मुझे बीम में लगाना है। तो 1200 mm स्क्वायर के अकॉर्डिंग 20 mm के अगर मैं सरिया लगाता हूं तो सपोज कर लो 3.6 सरिया या 3.6 रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो 3.6 रेनफोर्समेंट हो सकता है क्या, या तो कंप्लीटली 3 होगा या कंप्लीटली 4, यानी या तो 20 mm के 4 सरिये लगेंगे या 3 लगेंगे। 3.6 तो कोई सरिये नहीं होते ना। तो उस कंडीशन में अपना या एरिया कितना है 1200 के अकॉर्डिंग मान लो 3.6 मेरा स्टील लग रहा है, तो 1200 mm स्क्वायर एरिया आया स्टील का। लेकिन मैं 3.6 आया तो उसकी जगह मैं 4 सरिये यूज में ले लूंगा। 4 सरिये लूंगा तो 1256 mm स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो 1256 हो गया, तो मैं 4 सरिये लगा रहा हूं तो लगा कितना रहा हूं 1256, लेकिन मुझे चाहिए कितना 1200 mm स्क्वायर। लेकिन 1200 mm स्क्वायर में एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 3.6 सरिया आ रहा है, इसको कैसे प्रोवाइड करूंगा। तो मुझे 4 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 4 मैंने किया जब वो एरिया बढ़ गया 1200 से बढ़कर 1256 mm स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये प्रोवाइड और रिक्वायर्ड होता है। प्रोवाइड और रिक्वायर्ड एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा रिक्वायर्ड के बराबर होना चाहिए या रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां से मुझे क्या निकल जाएगा, स्टील का जो सर्विस स्ट्रेस है ये मेरा यहां से मान निकल जाएगा। अब देखो सर्विस स्ट्रेस की ये कोड के अकॉर्डिंग IS 456-2000 के अकॉर्डिंग ये ग्राफ दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको स्टडी करते हैं। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये जो मान दिया, ये लाइन दी है, ये सर्विस स्ट्रेस की लाइन है। ये 3 4 जो भी 5 है। तो देखो इस ऊपर वाली लाइन, ये यहां से लेके यहां तक इस पूरी लाइन, ऊपर वाली लाइन का मान कितना है 145 न्यूटन पर स्क्वायर सर्विस स्ट्रेस का मान है। उससे नीचे वाली लाइन का 190 न्यूटन पर स्क्वायर, उससे नीचे वाली का 240 न्यूटन पर स्क्वायर, और उससे नीचे वाली का ये जो नीचे है इसका कितना है 290 न्यूटन पर स्क्वायर। यानी एफएस का मान किधर बढ़ रहा है, एफएस का मान बढ़ रहा है, मतलब अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी इसका 45 है, 145 है, 190 नीचे आ गए, 240 है और 90 नीचे आ गए, 290 है और नीचे आ गए। यानी एफएस का बढ़ने का मतलब है अपन नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना। दूसरा, इस एक्स एक्स एक्सिस पर क्या चल रहा है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, यानी पीटी की वैल्यू चल रही है। पीटी की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, ये परसेंटेज के अंदर है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि मेरे को इस 290 वाली लाइन पे देखता हूं, है ना, मेरा एफएस का मान आया 290, तो मैं ये रेशियो इस 0.8 परसेंटेज आया, ये लाइन यहां मिल रही है, इसको यहां मिलाऊंगा तो ये यहां मिल गई, कितना आया सपोज कर लो 1.1 आया। तो L अपॉन डी का रेशियो कितना है 20 इंटू KT, है ना। तो ये KT है, KT का मान कितना आ रहा है, सपोज करो 1.1 आ रहा है। तो 1.1 आ रहा है तो 20 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 आ जाएगा तो मुझे मेरे रेशियो की L अपॉन डी का रेशियो का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। कितना आया 22 आया, 22 आया। तो अब 22 आने पर मेरे को लिमिट कितनी 22 तक प्रोवाइड कर सकता हूं, यानी मैं डेप्थ को क्या कर सकता हूं, यानी जितनी 20 पर जो डेप्थ है उसको मैं डेप्थ को घटा सकता हूं। यानी मैं अब मेरी लिमिट कहां तक होगी 22 तक। तो मैंने बताया ना कि अगर लिमिट 20 से बाहर जा रही है तो आप डेप्थ को कम कर सकते हो। तो डेप्थ को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
अगर मैं परसेंटेज बढ़ाता हूं, जैसे मैंने 1.6% कर दिया और यही एफएस सर्विस स्ट्रेस यही रखा, अब मेरा मान कितना आया? 0.6 आया। तो मैं अगर अब इसकी जगह 0.6 रखूंगा केटी की जगह, ये केटी का मान ही तो है, 0.6 आया तो 20 इंटू 0.6 कितना हो गया? 12 आ गया। अब 20 प्रोवाइड कर पा रहा था, उसकी जगह मैं कितना प्रोवाइड कर रहा हूं? 12, यानी 12 ही कर पा रहा हूं। तो उस कंडीशन में मुझे डेप्थ को क्या करना पड़ेगा? 20 के रेशियो को 12 करने के लिए मुझे डेप्थ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है टेंसाइल परसेंटेज बढ़ाने से क्या होता है? केटी का मान घटता है। देखो यहां इस परसेंटेज पे केटी कम है, इस ज्यादा परसेंटेज बढ़ा तो केटी का मान घट गया। केटी का मान घटता है तो रेशियो का मान घट जाता है, रेशियो का मान घटता है तो इफेक्टिव डेप्थ आपको क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, केटी के मान के कारण एक बार तो आपका रेशियो 20 से ज्यादा आ रहा था, एक बार आपका रेशियो 12 ही आ रहा है, 20 से कम आ रहा है। तो केटी के कारण बीम की डेप्थ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और क्या बात करें, जैसे इन्हीं परसेंटेज के लिए अपन सर्विस स्ट्रेस की बात करें, तो अगर जैसे मैं 240 में और 290 में देखूं, तो 240 में 0.8 पे देखा तो 240 290, तो यार 240 ही है। 240 पे जब मैं देखूंगा तो मुझे केटी इतना मिलेगा, और 290 पे देखूंगा तो मुझे केटी इतना मिलेगा। तो कम किसमें है? जिसमें ज्यादा सर्विस स्ट्रेस है, यानी 290 वाले का तो कम आ रहा है और 240 वाले का सर्विस स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आप सर्विस स्ट्रेस का मान बढ़ाते हो, किसका? सर्विस स्ट्रेस का मान बढ़ाते हो, तो आपका केटी का मान घटता है। केटी का मान घटता है तो इसका मतलब आपको डेप्थ क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ सकती है। बीम की जो डेप्थ है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ सकती है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन ये इस तरह से बन गया। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर पीटी का मान बढ़ रहा है तो केटी का मान आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। और केटी का मान घट रहा है तो आपको डेप्थ क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन ये तैयार। दूसरा, एफएस का मान बढ़ रहा है, एफएस का मान बढ़ रहा है, तो अब केटी का मान क्या हो रहा है? केटी का मान घट रहा है और डेप्थ का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, केटी का मान घट भी सकता है और केटी का मान बढ़ भी सकता है, दोनों स्थितियां इसकी टेंशन रेनफोर्समेंट में। तो केटी का मान अगर घट रहा है तो आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ सकती है, और केटी का मान बढ़ रहा है तो आपको डेप्थ घटानी पड़ सकती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं, यहां से इस ग्राफ में से बनते हैं। आप इनको जब ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करोगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, थ्योरी में मिलेंगे कि टेंशन रेनफोर्समेंट वगैरह। एक क्वेश्चन ये आता है कि एफएस का मान कितना कब बढ़ता है? तो मैंने बताया था एफएस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइड, यही है। तो अगर स्टील की ग्रेड बढ़ रही है, यानी FY का मान बढ़ रहा है, तो FS का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी चौथा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि अगर FY का मान बढ़ रहा है, यानी स्टील की ग्रेड बढ़ रही है, तो FS का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और KT का मान क्या होगा? घटेगा। और डेप्थ का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका यहां से बन गया। ये जो KT का मान है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके ऐसे, ठीक है ना। तो इस KT के मान के कारण आपकी डेप्थ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए मॉडिफिकेशन यानी कैसी की बात कर रहे हैं? तो देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पे चल रहा है पीसी की वैल्यू, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। पिछले वाले में क्या चल रही थी? परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है। इसमें ये इधर वैल्यू किसकी चल रही है? ये वैल्यू चल रही है केसी की। उसमें किसकी वैल्यू चल रही थी? केटी की। ठीक है। उसमें ये जो लाइनिंग बीच में ड्रॉ थी वो एफएस की थी, इसमें एफएस की कोई लाइनिंग नहीं है, यानी इसमें स्टील का सर्विस स्ट्रेस नहीं है। अब देखो
उसका मान कैसे, केटी का मान यहां से स्टार्ट हो रहा था 0 से, 0.1, इसका मान स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, 1 यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो भी है इस तरह से मान रहेगा। और इधर जो वैल्यू है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की, ये जो भी 0 से 0.5, 1.0, 1.5 ये उसी तरह से है जिसे उसमें है। अब जैसे मैं अगर एफएस का मान बढ़ाता हूं, सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो 0.5 पे मान कितना आ रहा है, ये 1.1 आ रहा है, सॉरी 1.4 मान लो इसको सपोज करो, और इस पे और बढ़ाया तो ये मान आ रहा है। तो इसमें परसेंटेज बढ़ा रहा हूं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का, तो केसी का मान क्या हो रहा है, यानी पीसी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो केसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और केसी यहां पर क्या, सपोज करो मैं केसी रखता हूं, तो केसी रख रहा हूं तो यहां रेशियो जैसे मैंने 1.2 की जगह 1. मान लो 1.25 रखा या 1.25, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। रेशियो बढ़ जाएगा तो मैं डेप्थ क्या कर सकता हूं, घटा सकता हूं। तो यानी मैं डेप्थ को क्या कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन ये तैयार होता है। ठीक है, उसमें क्या था कि अगर अपन टेंसाइल रेनफोर्समेंट बढ़ाते हैं तो कंप्रेशन जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो क्या हो रहा था, घट रहा था। इसमें ऐसा घट नहीं रहा, इसमें बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें बढ़ेगा तो डेप्थ आपकी क्या होगी, घटेगी। सेकंड क्वेश्चन कि केसी का जो मान है ना वो हमेशा रेशियो को क्या करेगा, बढ़ाएगा ही। अगर मान लो कम से कम भी बात करें तो इसका मान कितना है, 1 है, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो आपके 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तो रहेगा ही रहेगा, 20 से कम से तो होने से रहा। और फिर अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि 20 का मान 20 की जगह 21 हो सकता है, 21 की जगह 22 हो सकता है। तो आपका केसी का जो मान है ना वो हमेशा क्या करता है, केसी का मान हमेशा डेप्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बीम की डेप्थ को डिक्रीज करता है, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट लगाने पर बीम की डेप्थ क्या हो की जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया, वो टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया। अब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट किस में लग रहा है, डबली रेनफोर्स्ड बीम में लग रहा है। ठीक है, टेंशन रेनफोर्समेंट डबली में भी लग रहा है, सिंगली में भी लग रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अपन डिफ्लेक्शन को इसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो के बेसिस पर जो डिफ्लेक्शन निकालते हैं आरसीसी बीम के अंदर, उसकी बात हो गई है। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन का दूसरा नंबर का जो मेथड है वो क्या है, एक्चुअल मेथड फॉर डिफ्लेक्शन। ये आरसीसी में यूज में नहीं लिया जाता है। ये कहां यूज में लिया जाता है, आरसीसी में केवल कुछ स्पेशल केस के लिए यूज में लिया जाता है, बाकी यूज में नहीं लेते हैं। तो इसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन होता है, मैं डेल से दर्शा दूं डिफ्लेक्शन को, टोटल डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक डिफ्लेक्शन प्लस श्रिंकेज डिफ्लेक्शन प्लस क्रीप डिफ्लेक्शन। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, टोटल डिफ्लेक्शन का मान निकाल सकता हूं। अब इलास्टिक डिफ्लेक्शन वैसे एक्चुअल जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन है एक्चुअल में कैसा निकलेगा, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम अपन सोम के अंदर पढ़ते हैं, ये यूडीएल लोड लग रहा है, ये बीम का स्पान है, ये लोड इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर मान लो सपोज करो ऐसे है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन वो कैसे आता है, इस तरह से आएगा, ये डिफ्लेक्शन आएगा डेल। ये डेल कितना आता है 5WL की पावर 4/384 EI। ये इलास्टिक डिफ्लेक्शन है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस डिफ्लेक्शन का ऐसे मान निकाल देंगे, उसी प्रकार श्रिंकेज के लिए निकाल देंगे, उसी प्रकार किसके लिए निकाल देंगे, क्रीप के लिए निकाल देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। टोटल डिफ्लेक्शन या जो ये एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो मेथड है वो वहां यूज में लिया जाता है जहां मुझे एक्यूरेसी अधिक चाहिए होती है डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो अपने को आरसीसी में जो फर्स्ट नंबर वाला मेथड है उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, वही पढ़ना है, इसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये सिर्फ नॉर्मल बेसिक बताया कि भाई ये डिफ्लेक्शन का मेथड होता है, ये सॉम के अंदर अपन पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में अपने को ज्यादा नहीं जाना है। और क्रीप वगैरह क्या है मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो स्टार्टिंग किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड वही बता दिया था कि क्रीप क्या होता है। ठीक है, श्रिंकेज भी मैं बता दूंगा आगे।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में जो सर्विसिबिलिटी में अपने पार्ट आता है, क्या आता है, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब है कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसके अंदर दरार आना। तो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है या जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसके अंदर दरार आना बहुत एक नॉर्मल चीज है। कंक्रीट के अंदर दरार आती है तो उसको अपने को कंट्रोल करना होता है, या दरार एक लिमिट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो क्रैकिंग से क्या होता है कि क्रैकिंग से स्ट्रक्चर का अपीयरेंस खराब होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्रैकिंग होने से स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रेंथ को भी खो सकती है। ठीक है, और उसकी सेफ्टी भी, स्ट्रक्चर अपनी सेफ्टी में भी नहीं रहती है। तो क्रैकिंग ड्यूरेबिलिटी को तो इफेक्ट करती है, साथ में अपीयरेंस को भी इफेक्ट करती है, साथ में उसमें स्ट्रेंथ में लॉस भी हो सकता है, और सेफ्टी के पर्पज से देखें तो उसमें भी लॉस होता है। ठीक है, लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैकिंग आने का कारण क्या है? कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। तो उसमें अगर किसी जगह बहुत कम मात्रा में टेंसाइल लोड आ रहा है या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उस जगह कंक्रीट में क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। ठीक है, लेकिन क्रैकिंग की जो कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, यानी अगर उस लिमिट तक अगर क्रैकिंग आ रही है तो वो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित नहीं करती है। तो आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट की कुछ लिमिट दी गई है क्रैकिंग की, कि यहां तक अगर क्रैकिंग है तो वो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। तो उनकी अपन बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, द सरफेस क्रैक विड्थ शुड नॉट बी मोर देन 0.3 mm। यानी कंक्रीट की जो सरफेस पे जो क्रैक आते हैं, सरफेस क्रैक, उसकी जो क्रैकिंग की जो विड्थ है वो कितने से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 0.3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कब? इन मेंबर वेयर क्रैकिंग इज नॉट हार्मफुल एंड हैज नॉट एडवर्स इफेक्ट आइदर ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और ऑन द रेनफोर्समेंट। यदि किसी स्ट्रक्चर पर कोई ज्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन के लिए क्रैकिंग जो विड्थ होती है उसका मान कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन के लिए, एडवर्स इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट की कंडीशन में, जब स्ट्रक्चर पे की ड्यूरेबिलिटी पर भी नहीं आ रहा हो और रेनफोर्समेंट पर भी नहीं आ रहा हो। दूसरी बात करते हैं, इन द मेंबर विच आर एक्सपोज्ड कंटिन्यूसली टू मॉइस्चर। अगर कोई मेंबर है जो मॉइस्चर से लगातार इफेक्ट हो रहा है, एक्सपोज्ड हो रहा है, और हार्मफुल वेदर और आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल और ग्राउंड वाटर, यानी वो स्ट्रक्चर सॉइल के संपर्क में हो या ग्राउंड वाटर के संपर्क में हो, उस कंडीशन में जो क्रैक विड्थ आती है उसका मान 0.2 mm से, यानी 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो 0.3, अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा तो उससे कम हो जाएगी वैल्यू 0.2। और नेक्स्ट है, फॉर द स्ट्रक्चर इज वेरी अग्रेसिव इन्वायरमेंट द सरफेस क्रैक विड्थ शुड नॉट एक्सीड। अगर अग्रेसिव इन्वायरमेंट कंडीशन है, यानी उसमें साल्ट वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अग्रेसिव बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का, या मॉइस्चर ज्यादा रहता है, वेटिंग ड्राइंग ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रक्चर के की क्रैक आने पर उसके जो रेनफोर्समेंट है या कंक्रीट है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। उस कंडीशन में जो क्रैकिंग विड्थ है उसका मान कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1। तो एक तो आपका 0.3, 0.2, 0.1 mm। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल के लिए तो ये है, उससे ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो ये, सबसे ज्यादा अग्रेसिव हुआ तो ये, इससे ज्यादा क्रैक विड्थ का मान ज्यादा नहीं आना चाहिए। लिमिटिंग, ये लिमिट दे रखी है। लिमिट का मतलब होता है इससे क्रैक, इस विड्थ से क्रैक ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम है या यहां तक है तो स्ट्रक्चर सेफ है। अगर इससे ज्यादा आ गया तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा क्रैकिंग की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना आज लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी का पार्ट हुआ। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, शियर चेक पढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, डेवलपमेंट लेंथ वगैरह का है सब, ये नॉर्मल पार्ट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्लैब वगैरह की, कि स्लैब, टाइप्स ऑफ स्लैब या स्लैब क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।